हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। बॉयलर लेटअप प्रोसीजर का पार्ट 2 का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। पार्ट 1 में फ्रेंड आपने देखा कि इनिशियल प्रोसेस से लेकर टरबाइन को बारिंग गियर तक कैसे हम लोग डालते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। पहले हम लोग क्या लेते हैं, पहले ACW चलाते हैं, फिर CW चलाते हैं, उसके बाद आपका SGCW एंड TGCW चलाते हैं, फिर कंप्रेसर चलाते हैं, फिर टरबाइन का लूप वाल्व सिस्टम को चार्ज करते हैं। टरबाइन लूप वाल्व सिस्टम चार्ज करने के बाद फिर आपका सील वाल्व सिस्टम को चार्ज करते हैं, प्राइमरी वाटर सिस्टम को चार्ज करते हैं एंड आफ्टर दैट टरबाइन को बारिंग गियर में डालते हैं। तो ये सारा प्रोसेस मैंने डिटेल से बताया था कि अगर आपका कोल्ड लेटअप कर रहे हैं, कोल्ड लेटअप मतलब क्या हो कि आपका लॉन्ग शटडाउन के बाद आपका यूनिट आ रहा है, मान लीजिए आपका ओवरऑलिंग के बाद यूनिट आ रहा है, तो क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेते हैं उसका डिटेल मैंने आपको बताया था। इस पार्ट में हम लोग टरबाइन के बारिंग गियर के बाद का प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और एज ए ऑपरेशन इंजीनियर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉयलर लेटअप प्रोसीजर पार्ट 2। इसके बाद हम लोग रेडीनेस ऑफ कंडेंसेट साइकिल, कंडेंसेट साइकिल को हम लोग रेडी करते हैं। कंडेंसेट साइकिल क्या होता है? पूरा जो आपका वाटर साइकिल है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका कंडेंसेट वाटर साइकिल होता है, एक आपका फीड वाटर साइकिल होता है। कंडेंसेट वाटर साइकिल आपका हॉट वेल से स्टार्ट होता है एंड डेरेटर तक आप वाटर जो पहुंचा देते हैं तो उस साइकिल को हम लोग कंडेंसेट साइकिल कहते हैं। एंड डेरेटर से लेकर आपका ड्रम तक, इकोनोमाइजर के थ्रू जब आप ड्रम तक भेजते हैं थ्रू SP हीटर्स, तो उस साइकिल को हम लोग फीड वाटर साइकिल कहते हैं। तो पहले हम लोग रेडीनेस ऑफ कंडेंसेट साइकिल करते हैं। तो उसका स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग चेक नॉर्मल हॉट वेल लेवल। आपका जो हॉट वेल लेवल है जनरली 1900 mmWc तक हम लोग वाटर ले लेते हैं। हॉट वेल में वाटर का जो सप्लाई है, जो मेकअप करने का जो प्रोविजन है, वो दो प्रोविजन दिया हुआ है फ्रेंड्स। आपका एक नॉर्मल मेकअप है, एक आपका इमरजेंसी मेकअप है। नॉर्मल मेकअप फ्रॉम द DMST टैंक से है, DM स्टोरेज टैंक से, जहाँ हम लोग DM मेकअप पंप चला के हॉट वेल का लेवल लेते हैं। और एक आपका इमरजेंसी प्रोविजन दिया हुआ है जिसमें आपका CST टैंक से लेते हैं, कंडेंसेट स्टोरेज टैंक से लेते हैं, जहाँ आपका CST पंप चला के हम लोग इमरजेंसी मेकअप करते हैं हॉट वेल का। तो आपको दोनों सिस्टम को हेल्दी कर लेना है, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोग कोई भी आप DMST चला के या CST चला के आप हॉट वेल लेवल को नॉर्मल पहले कर लीजिए। इसके बाद हम लोग को CP को चलाना होता है, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप को चलाना होता है। लेकिन उस पंप को चलाने से पहले आपको बहुत सारा चीज़ देखना होता है। पहले क्या है कि आपका ओपन वेंट वाल्व ऑफ LP हीटर्स, जो कि LP हीटर 1, LP हीटर 2 एंड LP हीटर 3 है, सारा LP हीटर्स का आपका वेंट वाल्व को ओपन कर देना है। उस लाइन में जितना भी हेडर वेंट है सबको ओपन कर देना है। देखिए वेंटिंग वाल्व, कंडेंसेट साइकिल में जितना भी वेंट वाल्व है, वेंट लाइन है, सबको ओपन कर देना है, ठीक है। डेरेटर वेंट वाल्व को आपको ओपन कर देना है। क्लोज ड्रेन वाल्व ऑफ LP हीटर वाटर बॉक्स एंड अदर हेडर ड्रेन। देखिए हेडर में जितना भी ड्रेन है या LP हीटर वाटर बॉक्स का ड्रेन है, जो भी इस साइकिल में, जो कंडेंसेट साइकिल में जितना भी ड्रेन वाल्व है उसको क्लोज कर देना है। वेंट वाल्व को ओपन रखना है, ड्रेन वाल्व को आपको सारा का सारा ड्रेन वाल्व को आपको क्लोज करना है। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड, ओपन बाईपास वाल्व ऑफ LP हीटर्स। देखिए जितना भी आपका LP हीटर्स है, LP हीटर 1, LP हीटर 2 एंड LP हीटर 3, सबका बाईपास भी है। मीन्स आपका क्या है कि आप LP हीटर के थ्रू भी आप आपका कंडेंसेट साइकिल का फ्लो करवा सकते हैं या LP हीटर को बाईपास करा के भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी LP हीटर्स है सबका बाईपास मोटराइज वाल्व होता है, तो उसको हम लोग ओपन कर देना है, LP हीटर बाईपास वाल्व को। एंड IBV, जो LP हीटर का जो इनलेट वाल्व है एंड LP हीटर से जो आउटलेट निकल रहा है सब मोटराइज वाल्व होता है। मोटराइज वाल्व एंड उसका IBV वाल्व होता है। तो मोटराइज वाल्व को ओपन नहीं करना, पहले उसका IBV को ओपन कर देना है। जो इनलेट वाल्व एंड आउटलेट मोटराइज वाल्व है उसका जो IBV है, इंटरमीडिएट बाईपास वाल्व जो होता है, उसको हमको ओपन कर देना है। ओपन इनलेट एंड आउटलेट वाल्व्स ऑफ GSC एंड ड्रेन कूलर। जो आपका ड्रेन कूलर है या ग्लेंट स्टीम कंडेंसर है, सबका जो इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व है, इसको हमको ओपन कर देना है। क्रैक ओपन डेरेटर मेकअप कंट्रोल वाल्व। डेरेटर मेकअप करने के लिए आपका क्या प्रोविजन है? आप बॉयलर फिल पंप चला के डेरेटर मेकअप पंप, डेरेटर में आप पानी ले सकते हैं, वाटर आप ले सकते हैं। तो आपको डेरेटर का एक नॉर्मल लेवल मेंटेन कर लेना है। आपको डेरेटर का जनरली हम लोग नॉर्मल लेवल कितना रखते हैं, 2500 mmWc। तो आपको उतना नहीं लेना है,
आपको जनरली आपको 1800 से 1900 mmWc तक आपको डिरेटर में पानी ले लेना है थ्रू बॉयलर फिल पंप, और उसका हम लोग क्रैक ओपन करके रखेंगे। उसका जो आइसोलेटिंग वाल्व है उसको ओपन रखेंगे एंड मोटराइज वाल्व को हमको ओपन रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिरेटर मेकअप कंट्रोल वाल्व को मोटराइज वाल्व, उसके बाद आपका कंट्रोल वाल्व होता है जहां से हम लोग फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो मोटराइज वाल्व को ओपन कर दीजिए उस मेकअप लाइन का, उसके पहले एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है उसको ओपन करना है। हमको कंट्रोल किससे करेंगे? न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व से, जो आपका न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व होता है उसके थ्रू हम लोग डिरेटर का मेकअप। तो फ्रेंड, कंडेंसेट साइकिल में आपका जहां जहां से फ्लो हो रहा है मीन्स सीपी, उसका फ्लो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि सीपी से डिस्चार्ज होने के बाद कहां जाता है आपका, एक तीन सीपी होता है टोटल, तीनों सीपी का एक कॉमन डिस्चार्ज हेडर होता है। वहां कॉमन डिस्चार्ज हेडर से आपका कहां पहुंचता है? जीएससी में, जीएससी से आपका ड्रेन कूलर, ड्रेन कूलर के बाद एल्फीटर 1, एल्फीटर 1 के बाद एल्फीटर 2, देन एल्फीटर 3 इन डिएरेटर। ये इसका साइकिल है, थ्रू कंडेंसेट पॉलिश यूनिट के थ्रू आपका जाता है। तो आपका क्या होता है कि आपको इस लाइन में जितना भी मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है सब सारा का सारा आपने ओपन कर लिया है। मोटराइज वाल्व का सबका पावर सप्लाई आप चेक कर लीजिए, मोटराइज वाल्व एंड उसका आईवीवी सबका पावर सप्लाई हेल्दी है कि नहीं। सारा लाइन का जहां जहां भी वेंट था आपने उसको ओपन कर देना है। ड्रेन है सबको क्लोज कर देना है। जीएससी जो ग्लेन स्टीम कंडेंसर का जो इनलेट एंड आउटलेट वाल्व है उसको आपको ओपन कर देना है। ड्रेन कूलर का इनलेट एंड आउटलेट को आपको वाल्व को ओपन कर देना है। ठीक है, उसके बाद कीप मिनिमम पोजीशन ऑफ जीएससी रिसर्कुलेशन वाल्व। देखिए, जब सीपी का जो कॉमन हेडर से जब लाइन निकलता है तो उसमें से एक लाइन आपका जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन होता है। जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन का यूज क्या होता है कि वो फ्लो को मेंटेन करता है। आप उससे फ्लो को, उसका हम लोग क्या करते हैं रनिंग यूनिट में उसमें सेट डाल देते हैं 800 टन पर आवर। जैसे ही किसी कारण से आपका डिरेक्टर में फ्लो का रिक्वायरमेंट नहीं हो तो फिर आपका क्या होता है कि लो फ्लो में आपका पंप ट्रिप हो सकता है। तो उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व आपका ऑटो में ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, मान लें कि आपका डिरेक्टर में रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे ही फ्लो आपका 800 टन से नीचे जाने का कोशिश करेगा आपका जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व ओपन हो जाता है और वहां से क्या करता है आपका फ्लो मेंटेन करता हुआ कंडेंसर में डाल देता है, हॉट वेल में आपका डाल देता है। तो जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन को आपको लाइनअप उसका चेक कर लेना है, उसका जो मोटराइज वाल्व है उसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, और इसका मिनिमम पोजीशन हम लोग जनरली कितना रखते हैं, सीपी चलाने से पहले उसका मिनिमम पोजीशन हम लोग 5 से 10% ओपन करके रखते हैं। ठीक है, वही है कीप मिनिमम पोजीशन ऑफ जीएससी रिसर्कुलेशन वाल्व। उसमें भी आपका न्यूमेटिकली 2 लाइन होता है, एक बाईपास में आपका मोटराइज वाल्व रहेगा और मेन में आपका कंट्रोल वाल्व न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व रहता है। तो उस कंट्रोल वाल्व को आपको 5 से 10% ओपन कर लेना है। देखिए, एलपी बाईपास स्प्रे वाल्व, एग्जॉस्ट हुड स्प्रे वाल्व शुड बी इन क्लोज कंडीशन और एट मिनिमम पोजीशन। देखिए, सीपी का जो लाइन है आपका एलपी बाईपास के स्प्रे करने में भी यूज होता है, और अगर कंडेंसर का एग्जॉस्ट टेम्परेचर अगर कभी इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ से स्प्रे करने के लिए भी आपका सीपी से लाइन जाता है। तो अभी आपका कोल्ड कंडीशन में है, एलपी बाईपास में अभी चार्ज नहीं है, कंडेंसर का टेम्परेचर भी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आपको क्या करना है कि एलपी बाईपास स्प्रे वाल्व है उसको आपको क्लोज करना है या उसका मिनिमम पोजीशन 5% आप ओपन करके रख सकते हैं। एग्जॉस्ट हुड स्प्रे वाल्व को भी आपको क्लोज कर देना है या उसको मिनिमम पोजीशन पे आप रख सकते हैं 5% या 1, आपको 0 से 5% के बीच में आप उसको रख सकते हैं। देन चेक लोकल लाइनअप ऑफ सीपी। देखिए, टोटल 3 सीपी होता है, तो तीनों सीपी का हमको लाइनअप एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, कि आपका वो सक्शन कहाँ से लेता है सीपी, आपका हॉट वेल से लेता है, हॉट वेल से आपका कैनिस्टर में आता है, कैनिस्टर से आपका वो सक करता है। तो सक्शन वाल्व को आपको चेक कर लेना, सारा लाइनअप उसका चेक कर लेना है। फिर ओपन सीपी मिनिमम रिसर्कुलेशन अप टू 70%। देखिए, 40% से ऊपर जब तक उसको नहीं खोलिएगा रिसर्कुलेशन वाल्व को तब तक आपको सीपी का चलाने का स्टार्ट परमिशन नहीं देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए उसको 70 से 80% हम लोग ओपन कर लेते हैं एंड जीएससी रिसर्कुलेशन को हम लोग 5 से 10% तक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीपी का इंटरलॉक एंड प्रोटेक्शन सारा चेकिंग हो जाना चाहिए। आप सीनियर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस ले लीजिए कि उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन सारा इनेबल है कि नहीं, सारा चेकिंग हो चुका है कि नहीं, क्योंकि चलाने से पहले आपका इंटरलॉक प्रोटेक्शन सर्विस में होना चाहिए। ठीक
ठीक है। फिर आप सीपी का पावर सप्लाई एक बार चेक कर लीजिए कि सीपी को पावर सप्लाई है कि नहीं, और उसका जो डिस्चार्ज वाल्व और उसका आईबीबी का पावर सप्लाई चेक कर लीजिए। और सीपी चलाने से पहले आपका डिस्चार्ज वाल्व एंड उसका जो आईबीबी होता है वो क्लोज कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। देन इतना सारा लाइनअप चेक करने के बाद आपको अब स्टार्ट 1 सीपी, आप एक सीपी को चला दीजिए, ठीक है। सीपी चलाने के बाद देखिएगा कि चेक ऑटो क्लोजिंग ऑफ पंप वेंट। एक आपका पंप का, हर पंप का, तीनों सीपी का अलग अलग एक वेंट वाल्व होता है, जो कैनिस्टर से जो भी आपका एयर वगैरह होता है वो आपका क्या होता है, कंडेंसर में चला जाता है, तो कंडेंसर से आपका कनेक्टेड रहता है। तो वो जो वेंट वाल्व है वो जैसे आप पंप को स्टार्ट कीजिएगा तो वो ऑटो में क्लोज हो जाता है। पंप चलाने से पहले आपका ओपन रहेगा, जैसे आप पंप को चलाइएगा तो वेंट वाल्व ऑटो में क्लोज हो जाएगा। अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो उसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। एंड ओपनिंग ऑफ आईबीबी, फिर क्या होता है कि आपका इंटरमीडिएट वाल्व है, जो मेन डिस्चार्ज वाल्व का जो इंटरमीडिएट वाल्व है उसको आपको ओपन करना है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ आईबीबी फॉर, क्यों ओपनिंग करते हैं, ताकि वहां से आपका लाइन फिलिंग होना शुरू हो जाए। फ्रेंड, आपने एक सीपी को स्टार्ट कर दिया। सीपी स्टार्ट करने के बाद उसका पैरामीटर सब देखिए कि उसका मैकेनिकल सील को कूलिंग करने के लिए जो आपका TGCW पंप से वाटर सप्लाई हो रहा है कि नहीं, उसको आपको चेक कर लेना है। थ्रस्ट बेयरिंग में ऑयल लेवल कैसा है, सारा चीज़ आपको देख लेना है। उसका वाइब्रेशन क्या है, सारा चीज़ आपको, उसका लोकल पैरामीटर आपको देख लेना है, सारा चीज़ ओके है कि नहीं। फिर अभी उसका क्या था कि उसका मेन डिस्चार्ज वाल्व अभी आपका क्लोज है, सिर्फ उसका आईबीबी ओपन है। आईबीबी ओपन करके आप पूरा लाइन को फिल कर लीजिए अप टू द डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन तक। डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन तक आपने इसको फिल कर लिया है। फिर आप देखिए कि आफ्टर लाइन फिलिंग जीएससी वेंट टू बी क्लोज लोकली। आपका जीएससी का वेंटिंग अगर हो जाए तो फिर जीएससी का वेंट को आप लोकल में जाके क्लोज कर दीजिए। क्लोज हो गया, और आपका जीएससी मिनिमम रीसर्कुलेशन लाइन को आपको 5 से 10% आपको ओपन करके रख लेना है। वो तो पहले चलाने से पहले हम लोग को रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब लाइन का उस अप टू द डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन तक आपका अगर पूरा फिलिंग हो चुका है, आपने वेंटिंग वाल्व को बंद कर दिया है, उसके बाद आपको डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करना है। सीपी का जो मेन डिस्चार्ज वाल्व है उसको आपको ओपन कर लेना है। जब डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करते हैं तो सीपी का हेडर प्रेशर आपको देखना है, सीपी का फ्लो, ये 2 पैरामीटर पे आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है। सीपी का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर एंड सीपी का फ्लो, इस 2 पैरामीटर को आपको एकदम कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है आपको, ठीक है। तो डिस्चार्ज हेडर प्रेशर, मेन डिस्चार्ज वाल्व को आपने ओपन कर दिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि सीपी का जो रीसर्कुलेशन वाल्व था उसको आपको ऑटो में डाल देना है। Put the recirculation valve of CP in auto by setting the pump flow of around 350 टन पर आवर। आप उसका PID में जाके 350 टन पर आवर आप सेट पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद इंक्रीज द ओपनिंग ऑफ GSC मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व अप टू 30 से 40% टिल द रिसर्कुलेशन वाल्व फुल्ली क्लोज 100%। मीन्स अब आपको क्या करना है कि सीपी का फ्लो बढ़ाने के लिए आप जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा आपका डिस्चार्ज हेडर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज करता जाएगा, तो उसको आपको ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। आपको 30-40% तक ले जाइए। इस बीच क्या होगा कि जैसे जैसे आप जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व को आप इंक्रीज कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं, तो सीपी का जो अपना रिसर्कुलेशन वाल्व है वो धीरे धीरे आपका क्लोज होता हो जाएगा और एक समय फुल्ली क्लोज हो जाएगा। देखिए, कभी क्वेश्चन आता है कि 350 टन पर आवर आपने जब उसका सेट पॉइंट डाला था तो इसका क्या फंक्शंस है। ये सीपी का मिनिमम फ्लो 350 टन मेंटेन करेगा। किसी कारण से अगर सीपी का फ्लो डाउनस्ट्रीम साइड में अगर पूरा कंप्लीट क्लोज हो जाता है तो उसका फ्लो क्या होगा, घटना शुरू होगा। जैसे ही उसका फ्लो डिक्रीज होके 350 टन पर आवर आ जाएगा तो रिसर्कुलेशन वाल्व आपका ऑटो में ओपन हो जाएगा और सीपी का जो फ्लो 350 टन पर आवर मेंटेन करेगा, उससे गिरने के लिए नहीं देगा। इसलिए हम लोग सेट पॉइंट उसको डाल के रखते हैं। तो अभी आपका क्या हुआ कि जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व आपका 30 से 40% आपने ओपन कर दिया है और सीपी का रिसर्कुलेशन वाल्व आपका क्लोज हो चुका है, ठीक है। देन दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, स्लोली ओपन द डायरेक्टर लेवल कंट्रोल स्टेशन कंट्रोल वाल्व अप टू 5 to 10% फॉर टेकिंग वाटर इनटू डायरेक्टर। देखिए ये क्या होता है, देखिए
डायरेक्टर कंट्रोल स्टेशन होता है, उसमें आप देखिएगा कि आपका एक उसका 3 लाइन होता है। एक लाइन में आपका मोटराइज प्लस न्यूमेटिक होता है, दो लाइन में आपका मोटराइज प्लस न्यूमेटिक होता है, और एक लाइन में आपका सिर्फ मोटराइज होता है जो कि इंचिंग वाल्व होता है, आप उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। 3 लाइन होता है, हम लोग एक लाइन ही सर्विस में रखते हैं। तो अभी आपका क्या था कि आपने मैनुअल एक्सीलरेटिंग वाल्व ओपन कर दिया था, मोटराइज वाल्व आपका ओपन था, बट कंट्रोल वाल्व आपने उसको फुल्ली क्लोज करके रखा हुआ था। अभी आपको कंट्रोल वाल्व में कमांड देना है 5 से 10%। एक साथ कमांड कभी नहीं दीजिएगा, पहले 1%, फिर 1%, फिर 1%, इसी तरह से धीरे धीरे देते जाइएगा। इस बीच आपको क्या देखना है कि जैसे आप डायरेक्टर कंट्रोल वाल्व जो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड कंट्रोल वाल्व है, आप उसको ओपन कीजिएगा तो डिस्चार्ज जो सीपी का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो उसको मेंटेन आपको करना है, सीपी का फ्लो को मेंटेन करना है। सीपी का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर आपको 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे जाने के लिए नहीं देना, नहीं तो आपका सीपी ट्रिप हो जाएगा। तो आपको उसका प्रेशर 22 to 24 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक मिनिमम आपको मेंटेन करके रखना है, उसके ऊपर ही आपको मेंटेन करना है। उसको 18 से जैसे नीचे आएगा आपका ट्रिप हो जाएगा। तो जब ये ऑपरेशन आप करते हैं, धीरे धीरे आपको 5 से 10% तक, धीरे धीरे आपको स्लोली आप इसको 5 से 10% तक ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद क्या होता है, देखिए कि डायरेक्टर का लेवल इंक्रीज होना शुरू हुआ है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टर कंट्रोल वाल्व ओपन करते हैं तो वहाँ से आपका एल्पीटर 1 में जाता है, एल्पीटर 2, फिर एल्पीटर 3 से होता है और डायरेक्टर में जाता है। अभी आपका क्या था कि एल्पीटर, सारा एल्पी हीटर का बाईपास मोटराइज वाल्व था वो ओपन कंडीशन में था। एल्पी हीटर का जो अपना इनलेट में जो मोटराइज वाल्व है सबका क्लोज था, सिर्फ सारा एल्पी हीटर का आईबीबी आपका ओपन कंडीशन में था। मोटराइज मेन मोटराइज वाल्व जो इनलेट में है एंड आउटलेट में सबका बंद था, सिर्फ दोनों इनलेट एंड आउटलेट का आईबीबी आपका ओपन था। तो आपका फ्लो जो है वो एल्पी हीटर के बाईपास के थ्रू भी जा रहा है और आईबीबी के थ्रू एल्पी हीटर के थ्रू भी आपका जा रहा है डायरेक्टर में। तो आपको डायरेक्टर लेवल को ऑब्जर्व करते रहना है। देखिए ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको वॉच करना है सीपी का फ्लो को एंड सीपी का डिस्चार्ज हेडर प्रेशर को, उसको आपको मेंटेन करते हुए ही इसको ओपन करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। टेक द वाटर इनटू डायरेक्टर अप टू नॉर्मल लेवल 2500 mmWc तक आपको डायरेक्टर का लेवल ले लेना है। और इस प्रोसेस में आपका क्या करना है कि जब आप डायरेक्टर में वाटर ले रहे हैं तो आपका एलपी हीटर के पहले क्या था, बाईपास के थ्रू जा रहा था एंड आईबीबी के थ्रू भी जा रहा था एलपी हीटर से होते हुए भी। जब आपका डिस्चार्ज हेडर प्रेशर आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपका उसका वेंटिंग करवा लीजिए। इसी प्रोसेस में डायरेक्टर में वाटर लेने के क्रम में ही आपको एलपी हीटर, तीनों एलपी हीटर का वेंटिंग करवा के वेंटिंग को उनको बंद भी कर लेना है। और आईबीबी जो आपका ओपन था, आईबीबी के जगह आप मोटराइज वाल्व को भी आप ओपन कर लीजिए और आईबीबी को बंद कर दीजिए। मीन्स आपका बाईपास के थ्रू भी जा रहा है एंड एलपी हीटर का मेन मोटराइज वाल्व के थ्रू भी आपका जा रहा है। अगर आपको लगता है कि तो आप बाईपास को आप बंद कर सकते हैं। जब एलपी हीटर का मोटराइज वाल्व, तीनों एलपी हीटर का मोटराइज वाल्व अगर ओपन हो जाता है तो आप बाईपास वाल्व बंद कर सकते हैं। अभी अब तक आपका क्या हुआ कि कंडेंसेट वाटर साइकिल आपका रेडी हो गया। आपने हॉट वेल से सीपी के थ्रू डायरेक्टर तक आपने वाटर का सप्लाई करना शुरू कर दिया। आपका सारा वेंट क्लोज हो चुका है। एक और आपको काम करना है। एक फ्रेंड होता है वाल्व ग्लैंड सीलिंग लाइन। वाल्व ग्लैंड सीलिंग लाइन जो सीपी से ही हम लोग लेते हैं, आपका 8.5 मीटर पे आप देखिएगा। वहाँ से क्या होता है कि बहुत सारा जितना भी आपका मोटराइज वाल्व है या न्यूमेटिकल वाल्व है, सबको सीलिंग करने के लिए जाता है ताकि आप वहाँ से एयर सक ना कर सके। क्योंकि आपका कंडेंसेट वाटर साइकिल क्या है, आपका वैक्यूम से कनेक्टेड है, तो आपको कहीं से एयर इनग्रेस ना हो जाए, इसलिए हम लोग सारा वाल्व को हम लोग सीलिंग करते हैं। साथ ही साथ वाल्व ग्लैंड सीलिंग हेडर से ही आपका जो सेपरेटर वैक्यूम पंप, अगर आपका सेपरेटर टाइप वैक्यूम पंप है तो सेपरेटर का वाटर लेवल भी हम लोग उसी से मेंटेन करते हैं। तो उसको हम लोग चार्ज कर लेते हैं और सारा वाल्व का हम लोग ग्लैंड सीलिंग चार्ज कर देंगे और उसको भी हम लोग ऑटो में डाल देते हैं। 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपना वो वाल्व ऑटो में मेंटेन होता रहेगा, प्रेशर को मेंटेन करता जाएगा वो। ठीक है। इसके बाद एक और आपको इंपॉर्टेंट काम करना है फ्रेंड्स कि आपका हॉट वेल लेवल कंट्रोल वाल्व, कंट्रोल वाल्व को आपको ऑटो में डाल देना है। वो इमरजेंसी मेकअप हो या नॉर्मल मेकअप हो, दोनों को आपको ऑटो में डाल देना। और इसका सेट पॉइंट जनरली हम लोग 1950 mmWc आप सेट पॉइंट डाल दीजिए। जैसे हॉट वेल का लेवल 1950 से कमेगा, डिक्रीज होगा, आपका मेकअप वाल्व ओपन हो जाएगा। इसको आपको सेट कर देना है। सेकेंड आपको क्या करना है कि सीपी का जो मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व है इसको आपको ऑटो में रख देना है और इसका पीएनआईडी में जाके आपका इसका फ्लो सेट पॉइंट डाल दीजिए टर्न पर आवर।
350 टन पर आवर्स। जीएससी मिनिमम रिसर्कुलेशन वाल्व को भी आपको ऑटो में डाल देना है और इसका सेट पॉइंट हम लोग 700 से 800 के आसपास हम लोग टीपीएच मेन फ्लो सेट पॉइंट डाल दीजिए। एंड डिएटर कंट्रोल वाल्व जो आपका 0 मीटर पे है, जहाँ से हम लोग डिएटर का लेवल कंट्रोल करते हैं, उस कंट्रोल वाल्व का भी आप सेट पॉइंट 2500 mmWc आप डाल दीजिए। ठीक है, तो ये चारों को आपको ऑटो में डाल देना है। ऑटो में डाल दिए। इस कंडेंसेट वाटर साइकिल का बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था कि सीपी का स्टार्ट करना और सीपी का हेडर प्रेशर को कंट्रोल करना, सीपी के फ्लो को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसको हम लोग ध्यानपूर्वक कंडेंसेट वाटर साइकिल का रेडीनेस हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, कंडेंसेट वाटर साइकिल को रेडी करने के बाद अब हम लोग का मेन टास्क है रेडीनेस ऑफ फीड वाटर साइकिल। अब फीड वाटर साइकिल को हमको रेडी करना है। फीड वाटर साइकिल स्टार्ट कहाँ से होता है? डिरेटर से स्टार्ट होता है, थ्रू द MDBFP HP हीटर होते हुए फीड कंट्रोल स्टेशन से होता हुआ आपका कहाँ इकोनोमाइजर में जाता है, इकोनोमाइजर कॉइल से होता हुआ आपका ड्रम तक वाटर आता है। तो इस साइकिल को हम लोग फीड वाटर साइकिल कहते हैं। अब हमको इसको रेडी करना है। तो अभी आपका डिरेटर लेवल 2500 mmWc मेंटेन हो चुका है। देखिए MDBFP आपका प्लांट में एक रहता है एंड 2 आपका टरबाइन ड्रिवन BFP होता है। एक आपका मोटर ड्रिवन है, 2 आपका टरबाइन ड्रिवन BFP है। जितना भी आपका BFP है सबके साथ एक बूस्टर पंप होता है। बूस्टर पंप क्यों दिया हुआ है फ्रेंड्स? नेट NPSH को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि MDBFP का जो आपका सक्शन प्रेशर है वो 14 से 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो सक करता है। तो NPSH इसका 14 है एंड बूस्टर पंप का जो NPSH है वो आपका जनरली 6 to 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आपका बूस्टर पंप है, बूस्टर पंप आपका सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है एंड BFP आपका बैरल केसिंग टाइप पंप होता है और 4 स्टेज का पंप होता है। ठीक है, आपका डिरेटर से तीनों BFP क्या करता है? डिरेटर से आपका सक्शन लेता है। सक्शन में आपका बकेट स्टेनर रहता है। बकेट स्टेनर से आपका पहले बूस्टर पंप में जाता है सक्शन। बूस्टर पंप से आपका जो डिस्चार्ज है वो आपका BFP के सक्शन में जाता है और उसी में आपका कोनिकल स्टेनर भी लगा रहता है। ठीक है, ये तीनों BFP का सेम है, बकेट स्टेनर एंड कोनिकल स्टेनर रहता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस लाइन का जितना भी ड्रेन वाल्व था, जो फीड वाटर साइकिल में जितना भी ड्रेन वाल्व है सबको क्लोज कर लेना है। HP हीटर का वाटर बॉक्स ड्रेन वाल्व है, क्लोज कर देना है। आपका फीड कंट्रोल स्टेशन का जो ड्रेन वाल्व है, सबको ड्रेन वाल्व तो पूरा का पूरा क्लोज आपका होना चाहिए। वेंट वाल्व को आपको ओपन कर लेना है। वेंटिंग जैसे आपका कोनिकल स्टेनर का जो होता है वेंटिंग, बकेट स्टेनर का वेंटिंग, आप तीनों का ओपन कर लीजिए। फिर HP हीटर का जो वाटर बॉक्स का जो वेंट होता है उसको आपको ओपन कर लेना है। फीड वाटर साइकिल में आपका जो वेंट वाल्व है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो वेंटिंग आपको प्रॉपर वेंटिंग करवा लेना है, वेंट वाल्व को आपको ओपन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि सबसे पहले आपका जो सक्शन वाल्व है बूस्टर पंप का, उस सक्शन वाल्व को धीरे धीरे स्लोली आपका मैनुअल वाल्व होता है, तो मैनुअल वाल्व को स्लोली आपको क्या कीजिए, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने से क्या होता है कि आपका सारा जो फीड वाटर साइकिल में आपका वाटर फिलिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको स्लोली फिल करना है, धीरे धीरे आपको वाटर को फिल करना है डिरेटर से और आपको वेंटिंग करवाना है। इसी बीच फिलिंग प्रोसेस में आपका डिरेटर लेवल डिक्रीज करेगा, तो डिरेटर लेवल ऑटो में आपका मेंटेन होता जाएगा। अगर ऑटो में मेंटेन नहीं हो रहा है तो फिर आपको फीड कंट्रोल आपका जो डिरेटर लेवल कंट्रोल है उसको आप मैनुअल में लेके आप धीरे धीरे उसको लेवल को मेंटेन करना है उसको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि फीड वाटर साइकिल में जितना भी मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व हो है, जो मोटराइज वाल्व से पहले मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, सबको आपको लाइनअप चेक कर लेना है कि सारा मैनुअल वाल्व आपका क्लोज आपका ओपन होना चाहिए। मोटराइज वाल्व आपका क्लोज होना चाहिए। मोटराइज वाल्व का जो IBV होता है उसको आपको ओपन करके रखना है। जब भी हम लोग फिलिंग करेंगे तो मोटराइज का जो मेन मोटराइज वाल्व का जो IBV होता है उसके थ्रू हम लोग फिल करेंगे। ठीक है, उसी से हम लोग पहले वेंटिंग कराते हैं इनिशियल में। तो उससे आपको क्या करना है कि प्रॉपर थ्रू आउट आपको वेंटिंग करवाते जाना है। कहाँ तक? तो आपको
फीड कंट्रोल स्टेशन तक आपको वेंटिंग करवा लेना है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्या करना है, धीरे धीरे सक्शन वाल्व को धीरे धीरे ओपन करना है। सक्शन वाल्व को ओपन करते करते आपका डायरेक्टर से वाटर आएगा, वो थ्रू आपका बूस्टर पंप से होता हुआ, बीएफपी से होता हुआ आपका धीरे धीरे आपका कहाँ चला जाएगा, फीड कंट्रोल स्टेशन तक आप दिखेगा, प्रॉपर आपका वेंटिंग हो जाएगा। एसपी हीटर का भी आप क्या कीजिए, प्रॉपर उसका वेंटिंग करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ओपन द ड्रम वेंट। ड्रम वेंट को आपको ओपन कर लेना है। ड्रम वेंट जो भी है लेफ्ट एंड राइट साइड सारा ड्रम वेंट को आप ओपन कर लेना है। एंड क्लोज ऑल द ड्रेन्स ऑफ बॉयलर्स ड्रम टाइटली। और बॉयलर ड्रम का जो जितना भी ड्रेन वाल्व है सबको टाइटली क्लोज कर देना है। ओपन द इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन मोटराइज वाल्व एंड इट्स मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व। जो आपका E021 वाल्व होता है उसको आपको ओपन कर लेना है, और उसके पहले जो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है उसको भी आपको ओपन कर लेना है। इसका भी आपको लाइनअप चेक कर लेना है। जब आपका बूस्टर पंप का सक्शन वाल्व ओपन हो चुका है, आपका पूरा अगर आपने वेंटिंग करवा लिया, वेंटिंग कराने के बाद आपका सारा वेंट वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद अभी क्या हुआ कि सक्शन वाल्व को, जैसे आपका वेंट वाल्व क्लोज हुआ, सक्शन वाल्व को ओपन कर लीजिए। सबका सक्शन वाल्व आपको एक MDBFP का एंड 2 TDBFP का सक्शन वाल्व को ओपन कर लीजिए। आपका अप टू द फीड कंट्रोल स्टेशन आपका पूरा का पूरा वेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको अब स्टार्ट करना है MDBFP को। बहुत बड़ा ड्राइव है ये, 11 किलोवोल्ट पावर सप्लाई जाता है इसमें। और ये जनरली जो इसका जो पावर होता है ये आपका ST से जाता है, स्टेशन ट्रांसफार्मर से जाता है। तो MDBFP को स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसे नहीं MDBFP को फटाक से स्टार्ट कर दिए, बहुत बड़ा ड्राइव है, अप्रॉक्सीमेट आपका 10 मेगावाट पावर कंज्यूम करता है, ह्यूज ड्राइव है ये। तो इस ड्राइव को स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारा पैरामीटर्स देखना होता है। पहले आपको क्या देखना है कि आपका उसमें AOP होता है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप। उस पंप का हेल्दी है कि नहीं, लूब ऑयल टैंक लेवल आपका नॉर्मल है कि नहीं, हाइड्रोलिक कपलिंग होता है, हाइड्रोलिक कपलिंग का ऑयल लेवल आपको चेक कर लेना है। जनरली 20 से 30% आपका हाइड्रोलिक कपलिंग का ऑयल लेवल होना चाहिए। आपको एक मार्क रहता है मिनिमम एंड मैक्सिमम, उसके बीच में आपका होना चाहिए। फिर आपका लूब ऑयल कूलर एंड वर्किंग ऑयल कूलर आपका लाइनअप है कि नहीं, क्योंकि उसमें आपका वाटर सप्लाई कहाँ से जाता है, आपका TG ECW पंप से जाता है, तो उसको आपको लाइनअप को चेक कर लेना है। आपका जो सुपर हीटर स्प्रे एंड रीहीट स्प्रे जो है उसका वेंटिंग आप करवा चुके हैं, आपका वेंटिंग बंद हो जाना चाहिए। किसी MDBFP चलाने से पहले जितना भी आपका वेंट है सब क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर आपको मैकेनिकल सील एंड जैकेट वाटर कूलर है वो आपका चार्ज कंडीशन में होना चाहिए। मैकेनिकल सील, स्टेनर ऑफ मैकेनिकल सील एंड जैकेट कूलर वाटर वो आपका क्लीन कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, आपको ये सारा चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चेक कर लेना है। आपका सक्शन वाल्व ओपन हो चुका है। ठीक है, बूस्टर पंप का जो सक्शन वाल्व आपका ओपन है। फिर आपका हर पंप का अपना अपना एक रिसर्कुलेशन वाल्व होता है, तो उस रिसर्कुलेशन वाल्व में आपका एक न्यूमेटिक वाल्व होता है और एक आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है जो डायरेक्टर फ्लोर पे होता है। तो डायरेक्टर फ्लोर वाला जो मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है जो रिसर्कुलेशन लाइन में, वो आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, इतना सारा चीज़ देखने के बाद फिर आपको MDBFP को चलाना है आपको। तो MDBFP चलाने से पहले आपको क्या चलाना है, AOP ऑक्सिलरी ऑयल पंप चलाना है। उस पंप को चलाने के बाद देखिए कि उसका प्रेशर कितना मेंटेन हो रहा है। जनरली उसका प्रेशर 2.5 kg/cm² के आसपास मेंटेन होता है। अब आपको MDBFP चलाने का परमिशन देगा। MDBFP चलाने से पहले आप उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन चेक करवा लीजिए कि CNI से आप क्लियरेंस ले लीजिए कि उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन सारा सर्विस में है कि नहीं। पावर सप्लाई हेल्दी है कि नहीं, आप वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से क्लियरेंस ले सकते हैं। फिर उसका जो डिस्चार्ज वाल्व एंड उसका IVB में पावर सप्लाई ओके है कि नहीं। ठीक है, चलाने से पहले आपका मोटराइज जो मेन डिस्चार्ज वाल्व है MDBFP का और उसका IVB दोनों क्लोज होना चाहिए। रिसर्कुलेशन लाइन ओपन कंडीशन में होना चाहिए। उसका जो न्यूमेटिक वाल्व होता है उसको ओपन कर लीजिए और डायरेक्टर फ्लोर पे जो उसका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है उसको आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर आपको MDBFP को स्टार्ट कमांड देना है। MDBFP स्टार्ट देने से आपका क्या होगा कि आपका BFP स्टार्ट होता है और मेन पंप आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि एक ही मोटर से दोनों कनेक्टेड है थ्रू गियर बॉक्स। आपका क्या है
जैसे स्टार्ट करते होंगे तो वोल्टेज डिप करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत हाई एम्पियर लेता है ये, फिर थोड़ा देर के बाद आपका स्टेबल हो जाता है। फिर देखिएगा आपका चलने के बाद जो आपका AOP कट आउट हो जाना चाहिए, फिर आपका MOP आपका सर्विस में आ जाता है, फिर वर्किंग ऑयल पंप भी आपका सर्विस में आ जाता है, ठीक है, और AOP आपका कट आउट हो जाएगा। अब इसको आपको चेक कर लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि जो एक मोटर कूलर मोटराइज वाल्व होता है जो ECW40 शायद, वो आप देखिएगा ऑटो में आपका ओपन हो जाएगा। जैसे इसको क्लोज कीजिएगा ECW40 आपका बंद हो जाएगा, और जैसे इसको ओपन कीजिएगा आपका वो ओपन हो जाता है, आपका लूब ऑयल कूलर में जो जाता है वो आपका ओपन हो जाएगा मोटराइज वाल्व, ठीक। फिर आपको क्या करना है कि जो मेन MDBAP का जो मेन डिस्चार्ज वाल्व का जो IVV वाल्व है उसको आपको ओपन कमांड देना है। क्यों? ताकि आपका तो ऑलरेडी फिलिंग हो चुका है, फिर से हमको प्रॉपर एक प्रेशर के साथ फिलिंग कर लेना है। जब वो IVV आप ओपन करते हैं तो ओपन करने से पहले आपका जितना भी वेंट वाल्व है उस लाइन का वो सारा क्लोज होना चाहिए। सिर्फ आपका वेंट वाल्व किसका ओपन रहेगा? HP हीटर का, क्योंकि HP हीटर का डिएटर से प्रॉपर वेंटिंग नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग उसका वेंटिंग उसको ओपन कंडीशन में ही रखते हैं। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उस IVV से वाटर फिलिंग करते हुए आपका जितना भी SP हीटर है 5A, 5B, 6A, 6B सबका वेंटिंग हमको करवा लेना है। फीड कंट्रोल स्टेशन तक उसको वेंटिंग हमको करवा लेना है। जब वहाँ से वेंटिंग प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसको क्लोज कर देंगे, वेंट को, सारा वेंट को फिर हम लोग क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखिए स्कूप उस समय आपका मिनिमम पोजीशन पर रहता है। स्कूप मिनिमम मतलब क्या, 21% के आसपास को मिनिमम पोजीशन माना जाता है, और उस समय आपका डिस्चार्ज हेड प्रेशर जनरली आपका 60-70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास रहता है। तो अभी क्या हुआ कि आपका डिएटर का ऑलरेडी आपने वेंट ओपन करके, ड्रम का वेंट आपका ओपन था, इकोनोमाइजर का जो मोटराइज वाल्व है E2, E3 आप उसको ओपन कर चुके हैं, इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व मोटराइज वाल्व ओपन है, उसका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व भी आपका ओपन है। फीड कंट्रोल स्टेशन तक आपका भी वाटर प्रेजेंट है। फीड कंट्रोल स्टेशन का भी आपका 2 ब्रांच होता है, एक आपका FDB 13, 14, 15 होता है, एक FDB 16 का लाइन होता है। जब आप इनिशियल में हम लोग FDB 13, 14, 15 से लेते हैं, और जब डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है, जब आपका लोड 150 मेगावाट से ऊपर जाने लगता है, तो फिर हम बाईपास जो उसका मेन जो मोटराइज वाल्व है FDB 16 उसको हम लोग ओपन करके थ्रू कर देते हैं, और FDB 14 को हम लोग ऑटो में 15 को ऑटो में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, वो चूँकि आपका न्यूमेटिकली वाल्व होता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, और अभी HP हीटर देखिए, SP हीटर का आपने क्या करवा दिया, वेंटिंग प्रॉपर आपने करवा दिया। अभी देखिएगा कि आपका SP हीटर का जो जितना भी SP हीटर 5A है एंड SP हीटर 5B है, सबका मोटराइज वाल्व जो होता है वो आपका बंद है। सिर्फ आपका क्या है, SP हीटर का IVV खुला हुआ है। देखिएगा इनिशियल में आपको SP हीटर में जो मेन फीड वाटर लाइन जो जा रहा है, मेन मोटराइज वाल्व, उसको आपको क्लोज रखना है, सिर्फ उसका IVV को ओपन रखना है, और IVV से हम लोग उसको वेंटिंग करवाते हैं, ठीक है। और अभी जो वाटर जो है वो 100% बाईपास वाल्व, क्योंकि आपका दोनों का मोटराइज वाल्व 5A, SP हीटर 5A एंड SP हीटर 5B का मोटराइज वाल्व बंद है, सिर्फ उसका IVV ओपन है। तो क्या होता है कि आपका 100% बाईपास वाल्व मोटराइज वाल्व सर्विस में रहता है। जब आपका प्रॉपर वेंटिंग हो जाता है फिर HP हीटर का आपको क्या करना है, मेन वाल्व जो है, मेन मोटराइज वाल्व को ओपन कर लीजिए, फिर बाईपास आप बंद कर दीजिए। जब आपका मेन वाल्व दोनों ओपन हो जाता है, SP हीटर 5A एंड 5B, 6A एंड 6B सबका मोटराइज वाल्व आपने ओपन कर लिया प्रॉपर, आफ्टर प्रॉपर वेंटिंग के बाद, क्योंकि उसमें आपका एक लूप ड्रेन भी होता है, लूप ड्रेन को सारा लूप वेंट सबको वेंटिंग कराने के बाद ही आपको मोटराइज वाल्व को खोलना है, क्योंकि उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, फिर आप बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका SP हीटर 5A से 6A, SP हीटर 5B से 6B आपका थ्रू हो जाता है, तो फिर 100% बाईपास वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अभी क्या हुआ कि अप टू फीड कंट्रोल स्टेशन तक आपका लाइन चार्ज हो गया। आपका SP हीटर का सारा वेंट बंद हो चुका है। फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन के थ्रू दोनों तरफ आपका प्रेशर अगर इक्वल हो जाता है, फिर आप MDBAP का मेन डिस्चार्ज वाल्व को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि टेक वाटर इनटू बॉयलर ड्रम थ्रू ओपनिंग ऑफ लो लोड कंट्रोल वाल्व एट फीड कंट्रोल स्टेशन। देखिए लो लोड कंट्रोल वाल्व के थ्रू
आपको आप बॉयलर ड्रम में पानी लेना शुरू कर देना है, वाटर लेना शुरू कर देना है। ये लो लोड कंट्रोल वाल्व वही है फ्रेंड्स, जैसे जो मैं आपको बताया था कि FDB 13, 14, 15 वाले ब्रांच को लो लोड कंट्रोल वाल्व बोला जाता है, जो कि यहाँ पे आप अप टू 150 मेगावाट तक ही आप इससे ड्रम लेवल मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद ये फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल होता है कि आपका फीड कंट्रोल जो आपका न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व है FDB 15 पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, फिर वहाँ से कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए लो लोड कंट्रोल वाल्व, तो इनिशियल में हम लोग लो लोड कंट्रोल वाल्व से ही बॉयलर ड्रम में पानी लेते हैं थ्रू फीड कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। और आपको ड्रम लेवल मेंटेन कर लेना है 200 mmWc के आसपास आप मेंटेन कर लीजिए। स्टार्टिंग में शुरू में हम लोग बॉयलर में जो पानी फिल कर लेते हैं इनिशियल में थ्रू बॉयलर फिल पंप, उसके बाद आप बॉयलर फिल पंप को आपको इनिशियल में बंद करके आपको रख देना है। तो यहाँ इस तरह से आपका क्या हुआ कि कंडेंसेट वाटर साइकिल रेडी हो गया, फिर आपका फीड वाटर साइकिल भी आपका रेडी हो गया। आपका बॉयलर में ड्रम में पानी भी आपका आ गया वाटर 200। ज़्यादा पानी आपको नहीं लेना, नहीं तो आपको फिर ड्रेन करना ज़्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको CBD IBD तो देना ही है। तो ज़्यादा लेवल नहीं, आपको 150 mmWc तक आप उसमें वाटर ले लीजिए, आपका फीड वाटर साइकिल रेडी हो गया। इस बॉयलर लैटर प्रोसीजर के इस पार्ट 2 में आपने कंडेंसेट वाटर साइकिल का रेडीनेस सीखा और फीड वाटर साइकिल को हम लोग कैसे रेडी करते हैं। इसमें हम लोग फीड वाटर साइकिल को रेडी करके ड्रम लेवल को 100 से 150 mmWc तक हमने ड्रम लेवल मेंटेन कर लिया। तो इस पार्ट में यहीं तक वीडियो को आप देखें, और जो भी अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट आप ज़रूर करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।